नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग 5 मार्च 2023 के दैनिक क्विज की चर्चा करेंगे, जो कि आपके आगामी संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से लाभदायक सिद्ध हो सकता है। तो आइए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि इलेक्टोरल बॉन्ड वचन पत्र प्रॉमिसरी नोट की प्रकृति का धारक लिखत और ब्याज मुक्त बैंकिंग लिखत होगा। दूसरा कथन है, एक व्यक्ति द्वारा खरीदे जा सकने वाले इलेक्टोरल बॉन्ड की संख्या पर कोई सीमा नहीं है। तीसरा कथन है, 30 दिनों की वैधता अवधि के भीतर न भुनाए गए बॉन्ड की राशि प्राधिकृत बैंक द्वारा प्रधानमंत्री राहत कोष में जमा की जाएगी। तो दोस्तों, इन तीनों कथनों में अगर हम बात करते हैं तो पहला कथन तो एकदम सत्य है, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड वचन पत्र की प्रकृति का धारक यानी धारक लिखत और ब्याज मुक्त बैंकिंग लिखत होता है। दोस्तों, इलेक्टोरल बॉन्ड की अगर हम लोग बात करें तो यह चुनावी बॉन्ड एक तरह का वचन पत्र होता है, जिसे नागरिक या कंपनी भारतीय स्टेट बैंक किसी भी शाखा से खरीद सकती है। यह बॉन्ड नागरिक या कॉरपोरेट अपनी पसंद के हिसाब से किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति या फिर पार्टी इन बॉन्ड को डिजिटल फॉर्म में या फिर चेक के रूप में खरीद सकते हैं, और यह बॉन्ड बैंक नोटों के समान होते हैं जो मांग पर वाहक को देने होते हैं। दोस्तों, चुनावी बॉन्ड की पेशकश की अगर बात करें तो यह वर्ष 2017 में फाइनेंशियल बिल के साथ की गई थी और 29 जनवरी 2018 को इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को शुरू किया गया था। दोस्तों, इलेक्टोरल बॉन्ड यूज करना काफी आसान है। यह बॉन्ड 1000 रुपए के मल्टीपल में पेश किए जाते हैं, जैसे कि 1000, 10,000, 1 लाख और 1 करोड़ की रेंज में हो सकते हैं। ये आपको एसबीआई की कुछ शाखाओं पर मिल जाते हैं। कोई भी डोनर जिनका केवाईसी कॉम्प्लायंट अकाउंट हो इस तरह के बॉन्ड को खरीद सकते हैं और बाद में इन्हें किसी भी राजनीतिक पार्टी को डोनेट किया जा सकता है। इसके बाद रिसीवर को इसे कैश में कन्वर्ट करवा सकता है और इस कैश कराने के लिए पार्टी के वेरीफाइड अकाउंट का यूज होता है और इलेक्टोरल बॉन्ड सिर्फ 15 दिनों के लिए ही वैलिड होते हैं। यहाँ पर देखिए 30 दिनों की वैधता दे रहा है और दूसरे एक ये है प्रधानमंत्री राहत कोष, तो ऐसे में ये तीसरा कथन तो असत्य हो जाता है। तो इस तरह से यह पहला और दूसरा दोनों सही है, क्योंकि एक व्यक्ति द्वारा खरीदे जा सकने वाले इलेक्टोरल बॉन्ड की संख्या पर कोई सीमा नहीं है, जैसा कि मैंने आपको बताया, क्योंकि चुनावी बॉन्ड हर तिमाही के पहले 10 दिन खरीदे जा सकते हैं। अप्रैल, जनवरी, जुलाई और अक्टूबर के शुरुआती 10 दिन सरकार द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने के समय तय किए गए हैं। तो इस तरह से लोकसभा चुनाव के समय अलग से 30 दिन का समय भी सरकार तय कर सकती है। तो कोई भी पार्टी जो जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 29A के तहत पंजीकृत है और हाल के आम चुनाव या विधानसभा चुनाव में कम से कम 1% वोट हासिल किया है, चुनावी बॉन्ड प्राप्त करने के लिए पात्र है। तो पार्टी को भारत के चुनाव आयोग द्वारा एक सत्यापित खाता आवंटित किया जाएगा और चुनावी बॉन्ड लेन देन केवल इस खाते के माध्यम से ही किया जा सकता है। तो इस तरह से कॉर्पोरेट संस्थाओं सहित यह व्यक्ति द्वारा खरीदे जा सकते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है। तो पहला दूसरा सही, अतः उत्तर सी होगा। इससे संबंधित जो खबर आई हुई है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, व्हाट इट टेक्स टू बाई एन इलेक्टोरल बॉन्ड। तो यहाँ पर इसी के बारे में दिया गया है और जो कि हमने आपको बताया, ये इंडियन एक्सप्रेस में आई हुई खबर है कि कैसे खरीदा जा सकता है। और दोस्तों, आपको बता दें कि अब तक राजनीतिक दलों को 11,984 करोड़ रुपए चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से मिला है। इसकी लगभग 45% रकम बीजेपी को मिली है। बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से 5,271 करोड़ रुपए चंदा मिला है, जबकि कांग्रेस को 952 करोड़ रुपया मिला है। वहीं टीएमसी को 767 करोड़ और एनसीपी को 51 करोड़ रुपए मिले हैं। अब बढ़ते हैं दूसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? तो पहला दिया गया है, प्रतिपूरक वनीकरण कोष अधिनियम अंतर्गत भारत की संचित निधि के तहत एक राष्ट्रीय प्रतिपूरक वनीकरण कोष की स्थापना की गई है। तो दोस्तों, इसमें जो संचित निधि की बात कर रहा है, यह संचित निधि नहीं बल्कि प्रतिकारात्मक वनीकरण निधि इसको कहते हैं।
के दीर्घकालिक लंबित बकाया से निर्मित यह कोष है। तो ऐसे में यह पहला कथन असत्य हो जाता है, क्योंकि प्रतीकात्मक वन रोपण निधि अधिनियम 2016 के अंतर्गत CAMPA फंड को निष्पादित करने के लिए एक स्वतंत्र प्राधिकरण प्रतीकात्मक वन रोपण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। तो ऐसे में पहला कथन असत्य हो जाता है। दूसरा है, परियोजना संबंधित प्रतिपूरक वनीकरण शुद्ध वर्तमान मूल्य और अन्य के लिए किए गए भुगतान को निधि में जमा किया जाएगा और राज्य निधि को 90% भुगतान प्राप्त होगा, जबकि राष्ट्रीय कोष को 10% प्राप्त होगा। दोस्तों, यह भी कथन एकदम सत्य है, क्योंकि प्राप्त राशि का 10% राष्ट्रीय खजाने में जाता है और शेष 90% राज्य के खजाने में जाता है। ऐसे में केवल 2 कथन सही होगा, अतः उत्तर बी होगा। इससे संबंधित यहाँ पर आप देख सकते हैं, इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू में खबर आई हुई है कि कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन नाइदर कंपनसेट्स नॉर फॉरेस्ट 60% फंड अनयूज्ड, यानी इसका प्रयोग ही नहीं किया गया है। तो दोस्तों, इस खबर को जरूर देखिएगा। अब बढ़ते हैं तीसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। पॉक्सो एक्ट यानी पॉक्सो अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? पॉक्सो अधिनियम में बाल यौन अपराधों की रिपोर्टिंग के लिए किसी भी समय सीमा की अवधि का प्रावधान नहीं है। दूसरा कथन है, यह अधिनियम न केवल यौन शोषण के अपराधी को दंडित करता है, बल्कि उन लोगों को भी दंडित करता है जो अपराध की रिपोर्ट करने में विफल रहे हैं। तीसरा कथन है, पॉक्सो अधिनियम मीडिया के किसी भी रूप में पीड़ित की पहचान के प्रकटीकरण पर रोक लगाता है। इन तीनों कथनों में आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपके लिए जानना आवश्यक है कि यह पॉक्सो एक्ट है क्या। तो पॉक्सो अधिनियम व कानून में महिला और बाल विकास मंत्रालय ने साल 2012 में पॉक्सो एक्ट 2012 के नाम से बनाया था और इस एक्ट के जरिए नाबालिग बच्चों के प्रति यौन शोषण, उत्पीड़न, यौन शोषण और पोर्नोग्राफी जैसे यौन अपराधों और छेड़छाड़ के मामलों में कार्रवाई की जाती है। इस कानून में अलग अलग अपराधी के लिए अलग अलग सजा निर्धारित की गई है। दोस्तों, इस अधिनियम में 2019 में संशोधन किया गया था, जिसमें 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर यौन उत्पीड़न के साथ साथ यौन उत्पीड़न के लिए न्यूनतम सजा को 10 साल से बढ़ाकर 20 वर्ष कर दिया गया था, जिसे आजीवन कारावास या मृत्यु तक बढ़ा दिया गया था। तो दोस्तों, इस एक्ट की अगर हम बात करें तो पॉक्सो एक्ट के तहत बच्चों को 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों के लिए परिभाषित किया गया है। पॉक्सो एक्ट में अपराध और अपराधी के शिकार पुरुष, महिला या तीसरे लिंग हो सकते हैं। पॉक्सो एक्ट के तहत यौन सहमति की उम्र 16 वर्ष से बढ़ाकर 18 वर्ष तक कर दिया गया है। पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत यह प्रतिपादित किया गया है, यौन शोषण में शामिल शारीरिक संपर्क हो सकता है या शारीरिक संपर्क नहीं भी हो सकता। इस अधिनियम के तहत पीड़ित बच्चे के बयान को दर्ज करते समय विशेष अदालत द्वारा बच्चे के बयान के दौरान जांच एजेंसी द्वारा विशेष प्रक्रियाओं का पालन करता है। तो दोस्तों, ऐसे में इन तीनों कथनों पर अगर हम विचार करें तो ये तीनों कथन सत्य हो जाते हैं, अतः उत्तर डी होगा। दोस्तों, इससे संबंधित इंडियन एक्सप्रेस में आई हुई खबर है कि 3 एशियानेट जर्नलिस्ट बुक्ड अंडर द पॉक्सो एक्ट। तो इस खबर को आप लोग जरूर देखिएगा। अब बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? उपाध्यक्ष के पद के लिए चुनाव कराने की तिथि राष्ट्रपति द्वारा तय की जाती है। दोस्तों, लोकसभा भारत की संसद का निम्न सदन होता है। अब उसके उपाध्यक्ष यानी अध्यक्ष के बाद उपाध्यक्ष लोकसभा का कार्य निर्वहन करता है। तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को विपक्ष से चुने जाने की परंपरा होती है। दोस्तों, संविधान के मुताबिक स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों का यह चुनाव भारतीय संविधान की धारा 94 के तहत हो जाता है, जबकि दोनों के कार्य, इस्तीफे, निष्कासन आदि के बारे में धारा 94 में उल्लेख है। और दोस्तों, धारा 95 में डिप्टी स्पीकर को यह अधिकार देता है कि वह कब स्पीकर की जगह लेकर उसके अधिकारों का उपयोग कर सकता है। तो ऐसे में पहला कथन असत्य हो जाता है। दोस्तों, दूसरा कथन है, सरदार हुकुम सिंह ने लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष के रूप में कार्यभार ग्रहण किया था। दोस्तों, ऐसे में यह दूसरा कथन भी असत्य है। क्यों? क्योंकि सरदार हुकुम सिंह पहले लोकसभा डिप्टी स्पीकर नहीं थे। दोस्तों, पहले डिप्टी स्पीकर M.A. अयंगर साहब थे, यानी 1956 में उस समय तत्कालीन लोकसभा स्पीकर जीवी मावलंकर का निधन हो गया, तब नए स्पीकर की नियुक्ति की जरूरत पड़ गई। ऐसे में जो उपाध्यक्ष थे वह अध्यक्ष हो गए, तो उपाध्यक्ष का पद खाली था। तो ऐसे में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विपक्ष के व्यक्ति को चुना, जो कि सरदार हुकुम सिंह थे। तो ऐसे में यह परंपरा आज तक चली आ रही है कि कोई विपक्ष का व्यक्ति ही
लोकसभा का डिप्टी स्पीकर बनता है। तो दोनों कथन असत्य अतः आंसर इसमें डी होगा। इससे संबंधित इंडियन एक्सप्रेस में आई हुई खबर है। तो दोस्तों संविधान के कई पद ऐसे हैं जिनकी नियुक्ति की स्पष्ट व्याख्या नहीं की गई, लेकिन उनकी नियुक्ति में कुछ नियमों की जगह परंपराओं का इस्तेमाल होता है। ऐसा ही यह पद है डिप्टी स्पीकर का या विधानसभा में डिप्टी स्पीकर का। तो दोस्तों भारत में डिप्टी स्पीकर के पद की एक बड़ी गरिमा है क्योंकि यह संवैधानिक पद है। सुप्रीम कोर्ट ने इसका खाली रहना संविधान की आत्मा के ही खिलाफ माना है और भारत की लोकसभा में इस पद पर पिछली लोकसभा में तो नियुक्ति हुई थी, लेकिन यह पद 19 जून 2019 से खाली ही पड़ा हुआ है। तो वहीं 5 विधानसभाओं में जहां डिप्टी स्पीकर नहीं है उसमें सबसे बड़ा नाम उत्तर प्रदेश का है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि वर्तमान में डिप्टी स्पीकर क्यों नहीं है। तो इस तरह से यह चर्चा का विषय हो गया है। अब बढ़ते हैं दोस्तों 5वें प्रश्न की ओर। भारतीय रक्षा क्षेत्र के संदर्भ में ध्रुव क्या है? तो दोस्तों ध्रुव यह जो है उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर है। यह इसका उत्तर सी होगा। तो ध्रुव हेलीकॉप्टर हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड द्वारा विकसित और निर्मित भारत का एक बहुउद्देशीय हेलीकॉप्टर है। इसका भारतीय सशस्त्र बलों को आपूर्ति की जा रही है और एक नागरिक संस्करण भी उपलब्ध है। इसे पहले नेपाल और इजराइल को भी निर्यात किया गया था, फिर सैन्य और वाणिज्यिक उपयोग के लिए कई अन्य देशों द्वारा मंगाया गया है। तो यह महत्वपूर्ण था। अब बढ़ते हैं दोस्तों आज के फैक्ट ऑफ द डे में स्वामी फंड की बात करेंगे, यानी SWAMIH, यानी सस्ते और मध्यम आय वाले आवास, जिसे स्वामी फंड कहा जाता है, निवेश फंड कहा जाता है। तो दोस्तों स्वामी फंड इसकी स्थापना वर्ष 2019 में की गई थी। तो स्वामी फंड ने 2019 में अपनी स्थापना के बाद से 20,557 घरों के निर्माण कार्य पूरे कर लिए हैं और अगले 3 वर्ष में 30 टियर 1 और टियर 2 शहरों में से 81,000 से अधिक घरों का पूरा करने का फंड का लक्ष्य है और फंड ने 35,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की तरलता को खोलते हुए 26 परियोजनाओं में निर्माण पूरा किया है। तो दोस्तों सस्ते और मध्यम आय वाले आवास स्वामी निवेश फंड 1 के लिए स्पेशल विंडो दरअसल भारत की सबसे बड़ी सोशल इम्पैक्ट फंड है जो विशेष रूप से तनावग्रस्त और रुकी हुई आवासीय परियोजनाओं को पूरा करने के लिए बनाया गया है। यह फंड भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा प्रायोजित है और इसका प्रबंधन स्टेट बैंक समूह की कंपनी SBI कैप वेंचर्स लिमिटेड द्वारा किया जाता है और इस फंड के जैसा कोई दूसरा फंड भारत में या वैश्विक बाजारों में नहीं मिलता है। दोस्तों इसने अब तक 15,530 करोड़ रुपए जुटाए हैं, जिसका उद्देश्य तनावग्रस्त ब्राउनफील्ड और रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी रेरा में पंजीकृत ऐसी आवासीय परियोजनाओं को पूरा करने के लिए प्राथमिकता ऋण वित्त मुहैया कराना है जो किफायती मध्यम आय आवास श्रेणी में आती हैं। दोस्तों स्वामी ने अब तक 130 परियोजनाओं को 12,000 करोड़ रुपए से अधिक की मंजूरी के साथ अंतिम स्वीकृति प्रदान की है और जैसा कि हमने बताया कि 2019 में इसे लॉन्च किया गया था। तो यह भी काफी महत्वपूर्ण है। दोस्तों आज के लिए आप लोगों के लिए पहला प्रश्न है कि लोकसभा के अध्यक्ष की कार्य एवं शक्तियां क्या हैं। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राज्यसभा के सभापति की नियुक्ति कौन करता है। तो इस तरह से इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आप लोग जरूर दीजिएगा। आशा करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा और यदि अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।